नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। आज हम बात करेंगे पल्सेस की। और रबी सीजन में दलहन की बुआई बढ़ी है, वो भी ना के बराबर। ऐसे में जब इस साल ठंड भी ठीक है तो उत्पादन तकरीबन ना बढ़ने के क्या कारण है? देश में कब तक दलहन देश आत्मनिर्भर होगा? इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस इस बार के बजट से? इस सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी हमारे साथ हैं। साथ ही एल&पी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का ही स्वागत है इस शो में। तो सबसे पहले तो पल्सेस से शुरुआत कर लेते हैं। और विमल जी, पहले तो एग्जैक्ट स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके की है, किस तरीके के ओवरऑल सोइंग अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन दिखाई दे रही है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो? थैंक यू दीपाली फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। देखिए, आपने जो प्रोडक्शन की बात की है, इस साल जो अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, खासकर चने के, सोइंग के, पिछले साल से बहुत मार्जिनल इंक्रीज है। लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिल रही है, क्रॉप अच्छी है सब जगह। खासकर कर्नाटक और राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी कई क्षेत्र में अच्छी क्रॉप दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ उत्पादन अच्छा होगा इस बार चने का। और जो तुअर का जो उत्पादन पिछले 2 सालों से मार खा रहा था, इस बार जो अभी राइवल्स हो रहे हैं, उससे ऐसा ऐसा लग रहा है कि क्रॉप बहुत अच्छी है। हमें हमारे ट्रेड का भी अनुमान था कि इस बार उत्पादन तुअर का बहुत अच्छा रहेगा, और उसके हमको परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तुअर जो 125 रुपये बिक रही थी, वो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आ गई है। अभी मंडियों में 70 रुपये से लेके 75 रुपये तक तुअर बिक रही है, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 75.5 के भाव है। तो आप देखेंगे कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, अभी तो बहुत जगह हार्वेस्ट होना बाकी है, और ऑलरेडी प्राइसेस काफी सारे कम हो चुके हैं। चने का भी जो भाव हम लास्ट ईयर देख रहे थे 2024 में, लगभग प्राइसेस जो है पूरे साल में लगभग काफी एमएसपी के ऊपर थे। 75 से 80 रुपया जो भाव चल रहे थे, वो अब घटकर आज जो रेडी प्राइसेज हैं, जो रेडी मार्केट प्राइसेस 60 से 61 रुपए के भाव हैं। और मैं समझता हूं कि ये कुछ दिनों में उसमें और बाजारों में इसमें मंदी आएगी। और जबकि अभी तक क्रॉप की अराइवल शुरू नहीं है। राजस्थान, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी अराइवल स्टार्ट हुई है, अभी तो अराइवल होनी बाकी है। तो जो अराइवल से हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि एंड ऑफ मंथ और फरवरी में इसके अराइवल पिकअप करेगी। अभी तक के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसा अनुमान है कि चने का उत्पादन अच्छा रहना चाहिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ईल्ड्स हैं इसमें लग रहे हैं कि इसमें जो वेदर है काफ़ी फेवरेबल रहा है, और ईल्ड्स जो हैं अच्छे होने चाहिए। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चने का उत्पादन अच्छा होगा। और येलो पीच का इंपोर्ट जो सरकार ने खोल रखा है, वो बराबर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबिलिटी है। 10 लाख टन से ज़्यादा पोर्ट पे अवेलेबल है, कम से कम 2-3-1 लाख टन अभी ये जनवरी फरवरी में और आने का अनुमान है। तो मैं समझता हूँ कि दालों में, और अगर आप दूसरी दालें भी देखें, जैसे खासकर उड़द, उसमें भी भाव में काफ़ी कमी आ गई है। हमारे यहाँ उत्पादन की इस बार कमी है उड़द में, लेकिन जो हमारे ओरिजिन्स हैं, खासकर जैसे बर्मा, इस बार वहाँ काफ़ी रिकॉर्ड क्रॉप है, वहाँ 10 लाख टन की उम्मीद है कि 10 लाख टन वहाँ उत्पादन होगा। ब्राज़ील में भी इस साल कम से कम जो ब्राज़ील आज से 2 साल पहले सिर्फ 5,000 टन का उत्पादन हो रहा था, इस बार ऐसा अनुमान है कि वहाँ 1.5 लाख टन उड़द वहाँ भी होगी, जिसका शिपमेंट जून जुलाई से होगा। तो और मसूर में जो अगली मेजर क्रॉप है जो मसूर की भी अगर आप देखें, मसूर के भाव जो 64 रुपए हैं, आज उस जो मार्केट में 57-50 में बिक रहे हैं। तो लगभग सारी दालें या तो एमएसपी के आसपास है या एमएसपी से नीचे हैं। तो मुझे आगे भी फ्यूचर में कोई अवेलेबिलिटी की ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है कि कोई हमारे यहाँ इस साल खासकर 2025 में कि कोई अवेलेबिलिटी का कोई इशू हो बनेगा। रादर सरकार को एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो बफर क्रिएट करना चाहती है, जब हमारे क्रॉप्स अराइवल शुरू होते हैं तो उनको बफर जरूर क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने चने की बात की, उड़द की बात की, मसूर की बात की। मसूर की अगर स्पेशली बात करें, चने के तो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, एंटिसिपेशन यही है कि पैदावार बेहतर रहेगी, सोइंग एरिया भी बड़ा है। लेकिन थोड़े से कंसर्न्स मसूर की तरफ डेफिनेटली दिखाई दिए है कि थोड़ी सी मार्जिनल कमी सोइंग में, एरिया ऑफ सोइंग में देखने को मिली है। किस तरीके का स्पेसिफिक फिलहाल स्थिति विद रिगार्ड्स टू मसूर देखने को मिल रही है? देखिए, मसूर में जो है, जैसा मैंने कहा कि 64 रुपए के लगभग जो एमएसपी, उसके सामने आज बाजार में 57 रुपए के भाव चल रहे हैं।
तो मसूर में, और जो जो कमी है वो बहुत मार्जिनल कमी है, उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ ईल्ड्स बेहतर हुए तो मुझे लगता है जो बुआई में जो कमी है वो हमारे ईल्ड्स में बराबर हो जाएगी। और इस साल जो वर्ल्ड मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो मुझे इसमें बिल्कुल भी कंसर्न नहीं लगता है कि मसूर में कोई चिंताजनक स्थिति पूरे साल में ही कोई बनने वाली है। ऑलरेडी भाव काफ़ी नीचे हैं, और मुझे इसमें कोई सामने कोई बढ़ोतरी भी नहीं दिख रही है। ओके अच्छा, सरकार की कोशिश तो आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ही है, लगातार सरकार ने वो मंशा जाहिर की भी है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से, उस पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ और विमल जी आपसे पूछना चाहेंगे। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ओवरऑल FY25 में अच्छे मानसून की वजह से, अच्छे जमीन सॉइल की वजह से जो पैदावार है वो बेहतर रहेगी, और इसीलिए जो इम्पोर्ट्स हैं पल्सेस के वो लाइकली डिक्लाइन हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है, किस तरीके के नंबर्स फिलहाल? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, पिछले साल 2024 में अगर पूरा कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं तो लगभग हमारा जो इंपोर्ट है वो 60 लाख टन हुआ है, और जो हमारा 2-3 साल पहले इंपोर्ट सिर्फ 25 लाख टन था। तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। इसका एक वजह है कि 2023 में हमें एल नीनो का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से हमारे उत्पादन में कमी आई है। लेकिन अब जो सरकार ने जो इंपोर्ट की पॉलिसी अभी, खासकर जो येलो पीच की जो जो इंपोर्ट अभी तक अलाउ कर रखा है, खासकर जो अभी इन्होंने एक्सटेंशन किया 2 महीने के लिए, मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम है। क्योंकि देखिए, अब अगर अगर भाव इतने ज़्यादा नीचे हो जाएंगे तो देखिए हमारा ट्रेड तो नुकसान कर ही रहा है, और ट्रेड में काफ़ी इसमें काफ़ी मायूसी में छाई हुई है इसकी वजह से। लेकिन किसान भी इसमें काफ़ी मायूस होंगे, क्योंकि अगर हमारे दालों के अगर हमारे दालों के भाव इतने कम हो जाएंगे कि किसानों को उनका अगर प्राइस नहीं मिलेगा, तो फिर क्या है कि वो आगे जो सोइंग है वो उसमें हमेशा का वो उनको एक हिचक होगी, और वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सन करने की कोशिश करेंगे। तो जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। तो मैं चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहला कदम ये करना चाहिए, जो सस्ती जो इंपोर्ट हो रही है खासकर येलो पीच की। आज देखिए येलो पीच जो है, आप एक बड़ा ही एक आश्चर्यजनक सिचुएशन बन गई है कि येलो पीच जो है आज गेहूं से भी सस्ता है। तो मतलब दाल, गेहूं से जो सीरियल्स है, गेहूं सीरियल से सस्ती दाल है। जो सीरियल जिसमें 11% प्रोटीन है जो गेहूं में, और आज येलो पी जो एक बहुत अच्छी दाल है जिसमें 23% प्रोटीन है, वो प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन वाली दाल सस्ती बिक रही है और गेहूं महंगा बिक रहा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्राइस में बिक रहे हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सिचुएशन है, सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तुरंत बंद करे, या ऐसा कदम उठाए, या इस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर लाए कि 50% ड्यूटी लाए, ताकि वो जो जो इनडिस्क्रिमिनेट या जो डंपिंग हो रही है वो बंद होवे, और हमारे किसानों को भी एक अच्छे भाव मिले। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सस्ते में आज 32-33 रुपए में येलो पीच बिक रहा है, जबकि दूसरी दालें जो है, चना जो है हमारा MSP 56 रुपया है, तुअर हमारी 75 रुपया है। लेकिन ये इतनी सस्ती दाल, इसकी वजह, ये जो येलो पीच जो इतनी सस्ती दाल है, इसकी वजह से सभी दालों के कंजम्पशन में बहुत फर्क पड़ रहा है, सभी दालों के भाव में बहुत फर्क पड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ हो सकता है किसानों को इसमें उचित मूल्य न मिले। तो इसलिए सरकार को एक लॉन्ग टर्म, खासकर जब बजट आ रहा है और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये जो नीजर डिसीजंस हैं, ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस है कि हर 2 महीने में 3 महीने अब आप एक पॉलिसी स्ट्रक्चर लेके आए, आप एक पॉलिसी करें, फिर उसके कभी खोलें कभी बंद करें, ये नहीं करके अगर आपको आत्मनिर्भरता की तरफ पहुंचना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें वो बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि हम कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखें, हमारे किसानों का भी ध्यान रखें। देखिए, हमें 2030 तक 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी हमारा जो उत्पादन था पिछले साल एल निनो की वजह से कम हुआ था, 24 मिलियन टन हमारा उत्पादन हुआ है। 16 मिलियन टन हमें 6 साल में और चाहिए। अगर ये जो पॉलिसी चल रही है कि हम 2 महीने 3 महीने में हम एक पॉलिसी लाएं, कभी इंपोर्ट खोल दें, कभी इंपोर्ट बंद कर दें, या कभी इसमें बिल्कुल अनिश्चितता रहे, तो मैं समझता हूं कि हम कभी आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। ये सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर्स को भी ध्यान में रखिए, किसानों को भी ध्यान में रखिए, ट्रेड को भी ध्यान में रखिए, और सरकार के हितों को भी ध्यान में रख के हमें एक पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। मैं ऐसी बजट में उम्मीद करता हूं, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ये बताता हूं, जो हमारे साथ तेल में हुआ था 1995 ने हमने 5 लाख टन इंपोर्ट किया था, जो अब हम 160 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति, हम ऐसी स्थिति की तरफ न बढ़े, इसलिए हमें इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूं कि हम सरकार के साथ मिलकर इसमें काम करना चाहते हैं, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं।
इनफैक्ट बिमल जी, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बिमल जी ने पॉइंट आउट किया है कि पॉपुलेशन बढ़ने से, प्रोस्पेरिटी बढ़ने से बाय 2030 40 मिलियन मेट्रिक टन की डिमांड रहेगी, और अगर हम 23-24 का टोटल प्रोडक्शन देखें पल्सेस का, तो वो 24 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास रहा है। तो डिमांड तो इंक्रीज होगी है, और इसीलिए सरकार को, ये पहले भी बिमल जी ने इनफैक्ट कहा है और दोबारा इस माध्यम पर वो मेंशन करते हुए कि सरकार को किसी नी जर्क रिएक्शन के बजाय एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर कामकाज करना चाहिए। अच्छा चलिए, फार्मर्स को प्रोत्साहित करे सरकार ताकि वो पल्सेस सोइंग की तरफ बढ़े, राइस से थोड़ा सा अपना रुझान पल्सेस की तरफ शिफ्ट करे, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रेड रिलेशनशिप्स जो हैं हमारी इंपोर्टिंग बाकी कंट्रीज के साथ, जहां से पल्सेस हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिया जा सकता है ताकि जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं वो देशों के साथ बेहतर होते हुए दिखाई दें? उस फ्रंट पे क्या कर सकती है सरकार? मैंने जैसे कहा कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है बढ़ती जा रही है, तो और आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेज है। तो हमें हमारे जो ओरिजिन्स हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, हमें उनके साथ भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशंस रखना है। तो हमने सरकार को कहा कि हमने एक इसमें प्रेजेंटेशन भी किया था सरकार के सामने, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सामने। मैंने पिछले साल एक प्रेजेंटेशन किया कि आप जो सस्ती दालें हैं, आपका मेजर इशू ये है कि मिनिमम सस्ती दाल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे उसका इंपोर्ट हो। तो आप दालों का इंपोर्ट इस तरह अलाउ करें कि मिनिमम जो लैंडिंग कॉस्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हो। तो उसके लिए आप एक ड्यूटी स्ट्रक्चर आप इम्पोज कर सकते हैं। तो जो दाल अगर सस्ती होती है, बहुत ज्यादा सस्ती होती है, तो अगर उस पर ड्यूटी लगेगी तो वो एमएसपी के ऊपर उसका लैंडिंग प्राइस होगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई दाल सस्ती होगी वहां इंपोर्ट होगा नहीं, और जो दाल बहुत ज्यादा महंगी होगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जा रही है, जिससे कंज्यूमर इफेक्ट हो सकता है, तो उसमें इंपोर्ट होगा। तो इस तरह हम एक बैलेंस पॉलिसी करके हम सारे ओरिजिन्स को ये भी एक संदेश दे सकते हैं कि हम बराबर इंपोर्ट करेंगे। नहीं तो अभी जो ये पॉलिसी हो रही है कि कभी हम बंद कर देते हैं, कभी हम उसको खोल देते हैं। अभी जैसे मैं बता दूं, ब्राजील में इस साल 1.5 लाख टन की लगभग वहां पे उत्पादन होगा उड़द का। अब वहाँ के जब हम उनके ट्रेड में बात करते हैं, वहाँ की सरकार से बात करते हैं, उनका एक ही कंसर्न है कि ये पॉलिसी आपकी कब तक रहेगी, क्या आप बंद कर देंगे तो हम किसको फिर इसको, ये जो, क्योंकि जो उड़द है और तुअर है उसका मेजर मार्केट जो है दुनिया में हिंदुस्तान है, और अगर अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर हम इसका क्या करेंगे। तो हमेशा उनके लिए कंसर्न बनना है। तो हमारी पॉलिसी ऐसी भी होनी चाहिए कि ताकि हम ओरिजिन्स भी इसमें अफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि हमें ओरिजिन्स की जरूरत पड़ेगी। जब भी हमारे यहाँ देखिए, हमारे जो पल्सेज या रेनफेड एरिया में ग्रो की जाती है, हमारे यहाँ इसके लिए इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक खराब मानसून से हमारा सारा जो डिमांड एंड सप्लाई में जो इफेक्ट है, जो खासकर सप्लाई में जो इफेक्ट है, इतना बुरी तरह होता है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें एक बैलेंस पॉलिसी चाहिए कि हम भी, ताकि हम जब भी दाम बढ़े हम इंपोर्ट करते रहें, और हमारा जहाँ सप्लाई और डिमांड में जो गैप है हम इंपोर्ट के जरिए उसको एड्रेस करें। और इसके अलावा हम आत्मनिर्भरता की तरफ ऐसी एक पॉलिसी लाएं कि धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। तो इस तरह की हमें एक बैलेंस पॉलिसी चाहिए कि हमारे ओरिजिन के साथ भी संबंध बना रहे, हमारे किसानों को भी उचित दाम मिले, हमारा उत्पादन भी बढ़े। क्योंकि याद रखिए, हमारा जो पल्सेज का जो कंजम्पशन है, ये कि हमारे लिए एक स्टेपल फूड है। हमारे लिए इसके ये एक, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ द प्रोटीन, इट इज रादर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन टू द वेजिटेरियन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। और इसमें नॉन वेजिटेरियन लोग भी जो हमारे यहाँ देश में हैं, वो भी इसका उनको इसका उपयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें जो दालों की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जाएगी। एक तरफ हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हम 2027 तक होगी, तो हमारा जो प्राइस, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ेगी। तो ये, और सामने अभी जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है प्रोटीन के बारे में, मैं समझता हूँ कि इसकी डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए सरकार को इसमें बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेने की जरूरत है। और हम सरकार, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी जो एसोसिएशन है, जो एक पैन इंडिया एसोसिएशन है, हम सरकार से मिलकर इसमें काम करना चाहते हैं ताकि हम इन्हें इस इश्यूज को एड्रेस कर सकें। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और बिमल जी, खरीफ वो प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइटर होने की वजह से, इंपोर्ट्स की वजह से जो पल्सेस के प्राइसेस है वो मॉडरेट हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस भी यही थी। अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड प्राइसेस का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस साल उपलब्धता बनी रहेगी। हमारे क्रॉप्स जो हैं, खासकर तुअर, देखिए 2 साल में तुअर, उड़द और चने के दाम काफी बढ़े थे,
लेकिन इस अब इन्हीं सारी दालों के दाम बहुत या तो एमएसपी के आसपास आ चुके हैं या एमएसपी से नीचे हो रहे हैं। और इस बार इनका उत्पादन भी अच्छा है, खासकर तुअर का बहुत अच्छा उत्पादन हमें लग रहा है। और चने का भी उत्पादन में कोई कमी नहीं दिख रही है, अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उत्पादन अच्छा रहा, अवेलेबिलिटी अच्छी बनी रहेगी और इंपोर्ट भी काफ़ी लंबी मात्रा में हो रहा है, येलो पीस का जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी है, तो मुझे जो सामने जो सप्लाई साइड है उसमें मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रहा है। और सप्लाई इस तरह बनी रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल में ये दालों में कोई हमें बहुत बड़ी वृद्धि दिखेगी। मैं समझता हूँ कि प्राइस एक लेवल पे मेंटेन रहेंगे जो कंज्यूमर्स के भी हित में होंगे, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसानों का भी हित हम साथ साथ देखते रहें और उनको अच्छे अच्छे दाम मिलें, ताकि वो दूसरी क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई नहीं हो। अगर आपने देखा होगा, इस बार थोड़ा एक कंसर्न था कि काफी सारा डाइवर्सन जो है मेज की बुआई में हुआ है, मक्के की सोइंग में हुआ है। तो ऐसा डाइवर्सन न हो पल्सेस के लिए, क्योंकि हमारी एरिया नहीं बढ़ रही है, तो हमें जरूरत है कि हमारा डाइवर्सन भी दूसरी क्रॉप्स में नहीं हो। तो हमें ये सारी बैलेंस पॉलिसी और एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए इसमें। ओके, चलिए शुक्रिया बिमल जी शो में आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यू शेयर करने के लिए, बताने के लिए किस तरीके की फिलहाल स्थिति है डिमांड प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से, साथ साथ बजट को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रही है इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। हमारे साथ भूपेश शर्मा, विकास वगैरह बने हुए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, तो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, भूपेश शर्मा हमारे साथ है, साथ ही हमारे साथ विकास बगड़िया बने हुए हैं। फोकस करते हैं हम स्ट्रैटेजीज पर, पहले ले लेते हैं एक ट्रेड, उसके बाद बाकी कमोडिटीज पर करेंगे बातचीत। भूपेश गुड इवनिंग, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें मेरे ट्रेड्स की तो सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करेंगे। 6,715 के दाम पर क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए। 6,660 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। आप साइड में 6,773 और 6,848 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो कच्चे तेल पे एक स्ट्रैटेजी मिली है भूपेश की तरफ से। विकास आपके ट्रेड क्या रहेंगे? ट्रेड गोल्ड पे रहेगा। भाई सीपीआई का डेटा भी है और वॉलेटाइल वीक भी है, तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में एक सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। गोल्ड 78,350 के नीचे गोल्ड में एक सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। 78,650 के स्टॉप लॉस पे। लोअर एंड पे गोल्ड 77,800 और 77,200 तक आ सकता है। जी मैम। ओके, गोल्ड की बात तो हुई, लेकिन एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं, जहां पर थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है आज के सेशन में। भूपेश आपकी सलाह क्या रहेगी? सिल्वर पर फिलहाल 1% के आसपास प्राइसेस है, तेजी है, तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें और नए ट्रेड के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का ट्रेंड और मोमेंटम आज के लिए पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 91,200 के दाम में सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। 90,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 91,800 और 92,100 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और कमोडिटीज की। एक बार नेचुरल गैस और लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, जहां पर तेजी हमने देखी, मतलब काफी वॉलेटाइल कमोडिटी ये यूजुअली रहती है और रिसेंटली तो काफी वॉलेटिलिटी पिछले 2 हफ्ते के दौरान देखने को मिली है। विकास क्या रहा है आपकी मौजूदा लेवल से नेचुरल गैस पर? हाँ मैम, नेचुरल गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी गैप अप और गैप डाउन की रह रही है। कभी भी ये गैप अप गैप डाउन 9-10% तक का कर रहा है। तो वैसे अगर इसके ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये 310-20 के ऊपर इसमें ट्रेंड बुलिश है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी डिप्स अगर आता है 320-25 के करीब गैप डाउन पे या कोई भी वॉलेटिलिटी में मिलता है, तो 310 के स्टॉप लॉस में से बाई करना चाहिए। वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है 310 के ऊपर में। तो मेरे को लगता है यहाँ से 360-65 एक रेजिस्टेंस जोन है जो प्रीवियस हाइज बना था। अगर 365 के ऊपर चल गया तो ये 380 और 400 तक मूव करता हुआ नजर आएगा। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी इसमें मैम। ओके, तो बाय ऑन डिप्स का ट्रेड आप ले सकते हैं 347 348 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए पूरा बेस मेटल का पैक और लाते हैं आपके सामने, जहां पर नरमी है। हालांकि दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी भी कमजोरी है। 1% नीचे जिंक, लेड 1% नीचे, एल्यूमिनियम आधा % नीचे है और साथ ही कॉपर में भी नेगेटिव बात साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं भूपेश आप पूरा बेस मेटल का पैक? जी बेस मेटल्स में मुझे आज सबसे कमजोर बाजार जिंक का समझ आता है। जिंक के बाजार में 270.70 का भाव चल रहा है। अभी करंट भाव पर बिकवाली करें 272.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 268 266 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में मार्केट में 830 से 833 के बीच एक अच्छी सप्लाई देखने को मिल रही है, परंतु बाजार फिर भी मुझे लगता है कि एक दायरे में रहने चाहिए। नीचे में बाजार 822 से 820 के मध्य रहने की संभावना।
ओके। विकास, आपको ट्रेड लेना चाहेंगे बेस मेटल पैक से? जी मैम, बेस मेटल में मेरे को जिंक में एक मंदी सा लग रहा है, तो जिंक में मेरे को लगता है कि 268 रुपीज 50 पैसे के नीचे जिंक को बेचना चाहिए, 271 के स्टॉप लॉस पे। एंड नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे 262 और 256 के रहेंगे। जी मैम। अच्छा, कॉपर पर क्या करना है भूपेश, आपके हिसाब से तेजी वाले ट्रेडर क्या करें फिलहाल? जी, जिनकी तेजी की पोजीशन है उन्हें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए 824 के नीचे का, अन्यथा भाव ऊपर में 820 829 के आसपास आते हैं तो भी एग्जिट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए बेस मेटल्स पर। अब एक बार नजर डालते हैं एग्री कमोडिटी बास्केट पर, जहां पर स्पाइसेस के पैक में गिरावट है। टर्मरिक सबसे ज्यादा कमजोर, 2% नीचे। टर्मरिक पर ही राय ले लेते हैं। विकास, एक बार देखिए टर्मरिक के चार्ट से बताइए, कमजोर तो रही है ये कमोडिटी, अब क्या करना है आज की इस गिरावट के बाद? जैसे देखिए, टर्मरिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस एक्शंस में एक करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है टर्मरिक में। एंड मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 14,000 और 13,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर कोई लॉन्ग है तो टर्मरिक में 13,800 से 14,000 के बीच का ये सपोर्ट जोन को आई करना चाहिए। वैसे टेक्निकल चार्ट वीक है, तो बाउंस में 14,500 600 पे ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो आने वाले दिनों में टर्मरिक में 13,800 से 14,500 का रेंज देखने मिल सकता है। जी मैम। ओके, तो ये राय रही है टर्मरिक पर, लेकिन इसके अलावा कोरिएंडर में भी वीकनेस आज के सेशन में। जीरा ऑल दो आधे परसेंट पौने % की मजबूती दिखा रहा है। भूपेश, आप कैसे देखते हैं बाकी दोनों स्पाइसेस को, धनिया और जीरा, एक मजबूत एक कमजोर? जी, अगर जीरे की बात करी जाए तो जीरे का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आज थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, परंतु इस तरीके के बाउंस बैक सामान्यतः देखने को मिलते हैं बाजार में। मुझे लगता है कि जीरे में 22,800 जो फरवरी मार्च वायदा है उसमें कहीं भी मिलता है 22,800 के आसपास तो बिकवाली करनी चाहिए। 22,400 और नीचे में 21,900 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर धनिये की बात करी जाए तो धनिये में एक अच्छी सप्लाई 8,700 से 8,800 के मध्य देखने को मिली थी अप्रैल वायदा में, जो कि नीचे में अभी 8,400 के दाम पर ट्रेड कर रहा है। धनिये में बाजार अभी एक रेंज में रहने की संभावना है, जो रेंज 8,300 से लेकर 8,700 के मध्य रहने की संभावना है। ओके, तो चलिए, ये बात हुई कोरिएंडर की। एक बार ग्वार पैक को और देखते हैं, जहां पर ग्वार सीड फ्लैट, हल्के बायस पॉजिटिव, ग्वारगम हल्का सा नेगेटिव आज के सेशन में, लेकिन दोनों ही बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। ये बात देख लेते हैं ग्वार पैक को लेकर क्या राय बन रही है। विकास, बताइए आप। हालांकि नॉन परफॉर्मिंग कमोडिटीज ये रही हैं इन्हीं लेवल्स पर, ये एक साल पहले थी, आज भी उन्हीं स्तरों पर हैं। क्या राय है इन स्तरों से ग्वार सीड ग्वारगम दोनों में? ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों मेरे को लग रहा है टेक्निकल चार्ट में कंसोलिडेशन पैटर्न पे वीकली चार्ट पे दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि ग्वार सीड 5,300 5,500 के बीच का जो रेंज है, इसी के बीच में अभी फिलहाल कुछ दिन रहता हुआ नजर आएगा। कुछ मेजर अगर नीजर रिएक्शन सुना होगा तो 5,550 के ऊपर अगर चलता है तो 5,700 तक मूव करता हुआ नजर आएगा। और नीचे कहीं अगर 5,220 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर ये कहीं न कहीं 5,000 और 4,950 तक मूव करेगा, बट वैसा लग नहीं रहा है। कंसोलिडेशन पैटर्न लग रहा है कि 1 से 2 हफ्ता और चलते हुए नजर आएगा ग्वार सीड पे। जी मैम। ओके, इसके अलावा एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर लेंगे, जहां पर आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। 2744 के मौजूदा लेवल्स हैं। भूपेश, देखिए एक बार कॉटन सीड ऑयल केक को और बताइए क्या राय रहेगी? जी, कोकुड़ की बात करी जाए तो करंट भाव पर कोकुड़ में बिकवाली कर सकते हैं। 2780-81 का दाम है फरवरी वायदा का, और इसमें 2830 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। बाजार काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 2830 और 2770 के नीचे जाने पर मुझे लगता है बाजार में एक बार 2,733 और 2,690 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। एक राय भूपेश, रुपए पर भी दीजिए, या कमजोरी लगातार देखने को मिली है, आशंका यही है कि वीकनेस थोड़ी सी और परसिस्ट होगी। आपकी राय क्या है लेवल्स के हिसाब से? जी, अगर रुपए की कमजोरी की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसमें कमजोरी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में डॉलर का दाम 86.80 और 87.10 तक जाने की संभावना है। ओके, चलिए, तो ये राय रही रुपए पर। 86.36 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया भूपेश और विकास, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और सभी स्ट्रैटेजीज अपनी शेयर करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।